शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। अब से कुछ दिन पहले हमने उत्तराखंड में तबाही का तांडव देखा था, मौत का सन्नाटा सुना, हमने बिलखते परिवारों को देखा और फिर सेना के पराक्रम को देखा जिसने लाखों लोगों को बचाया। कुछ लोगों को लगता है कि क्या एक बार ऐसा संकट आया, त्रासदी हुई, उसके बाद देश उसको भूल जाएगा। इसीलिए आपकी अदालत में आज हमने आमंत्रित किया है एक ऐसी शख्सियत को जो इस भयानक त्रासदी के बीचों बीच था, जिसने इस हादसे को, इस मंजर को सबसे करीब से देखा और जिस पर जिम्मेदारी है अब उत्तराखंड को एक बार फिर से खड़ा करने की। प्लीज वेलकम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बहुगुणा जी। और आपकी अदालत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर इस खास मुकदमे के लिए जज के तौर पर आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार मधुकर उपाध्याय को। मधुकर उपाध्याय, और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज मधुकर उपाध्याय की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले बहुगुणा जी, हम इल्ज़ाम लगाएं आप पर, आपसे सवाल पूछें, एक नज़र डालेंगे उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का यह खास मुकदमा चला जा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर। उत्तराखंड की तबाही में हजारों लोग मारे गए। बाढ़ आई। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने जो नजारा बयान किया उसे देखकर दिल दहल गया। लोग यहाँ पर सोए हुए हैं, मजबूर हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से वो यहाँ फंसे हुए हैं। इस तरह से आईटीबीपी के लोगों को इस पार से उस पार और उस पार से इस पार ले जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया। लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। उत्तराखंड में प्रकृति का प्रकोप बहुत सारे सवाल छोड़ गया। आज आपकी अदालत में राज्य के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा उत्तराखंड की तबाही और राहत से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। हम आपकी अदालत में मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर। आपकी अदालत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर इल्जाम है कि ये हजारों बेगुनाहों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। बहुगुणा जी, हमने बहुत दिन आपको परेशान नहीं किया, 1.5 महीने तक आप राहत कार्यों में लगे थे, लेकिन बार बार ये सवाल लोगों के मन में उभरता है कि जब ये त्रासदी हुई, मेट डिपार्टमेंट ने आपकी सरकार को पहले इंफॉर्मेशन दे दी थी, जानकारी थी, अगर समय रहते सरकार चेत जाती तो शायद इतने लोग नहीं मरते। अच्छा है रजत जी, आपने इस सवाल मुझसे पूछा है। आप जानते हैं कि कहने को तो राज्य छोटा है लेकिन क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, और मेट डिपार्टमेंट ने 16 तारीख की दोपहर में एक रोज़ हम लोग पास एडवाइजरीज आती हैं, वेदर फोरकास्ट की, आपके चैनल्स पे भी आती हैं, उसमें लिखा था भारी वर्षा। अब पहाड़ों में भारी वर्षा जो है वो कोई नई बात नहीं है, और यही बात उन्होंने 17 तारीख की सुबह भी दोहराई कि कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी, लेकिन एरिया स्पेसिफिक नहीं था कि किस जनपद में, किस ब्लॉक में। और ये बारिश नहीं है, जैसे ये तो प्रलय था। बारिश से कोई क्षति नहीं होती, हर वर्ष हम लोग बारिश झेलते हैं, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, लेकिन ये तो जिस तरह से बादल फटे हैं और जिस तरह से केदारनाथ के ऊपर जो सरोवर है, गांधी सरोवर, वो फटा है और 27 फीट पानी बहा है, तो पिथौरागढ़ हो चाहे चमोली हो, ये बारिश से नहीं, ये तो क्या प्राकृतिक त्रासदी हुई है, इसका तो विशेषज्ञ बाद में विश्लेषण करेंगे। देखिए, कुछ जानकारी मैंने हासिल की, रिसर्च किया तो पता चला
15 जून को मौसम विभाग ने कहा कि 48 घंटों में भारी वर्षा होगी, नदियां उफान पर थीं। रुद्रप्रयाग जिले में फाटा, रामपुर, सीतापुर पर टूट-फूट की और जनहानि की घटनाएं दर्ज हुई। जिला अधिकारियों के पास, सरकार के पास जानकारी थी। 16 जून को दोपहर उत्तरकाशी में भागीरथी के उफनते पानी ने 4-4 मंजिला घरों को गिरते देखा। 16 जून को रात 8:30 बजे केदारनाथ का एक बड़ा हिस्सा बह गया। 7 किलोमीटर नीचे रामबाड़ा और 14 किलोमीटर नीचे गौरीकुंड का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हुआ। बड़े पुल बह गए, सड़कें टूट गई। इन सारी घटनाओं की जानकारी जिला प्रशासन को थी, लेकिन प्रदेश सरकार ऐसा लगा जैसे सोई हुई थी। देखिए, 16 तारीख को जब फोरकास्ट आया कि इंसेसेंट रेंज होंगी, ज़्यादा बारिश होगी, तो हमारे चीफ सेक्रेटरी का फ़ोटो छपी है अखबारों में, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने सावधान किया कि बारिश होने वाली है और यात्री ऊपर नहीं जाए। यही नहीं, जो रुद्रप्रयाग का हमारा डीएम था, जो हमारा एसएसपी था, उन्होंने एक एडवाइजरी भेजी ऋषिकेश कि सारे अब मैं फोरकास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जी, अब तो मैं कह रहा हूँ कि जब पानी आ चुका, घटना हो चुकी, पुल सड़कें टूट चुकी, उसके बाद भी यात्रियों को इवैक्यूएट करने का काम, यात्रियों को वार्न करने का काम। 16 तारीख की शाम को जो घटना हुई है, उस वक्त उससे एडवाइजरी भेज दी गई थी रुद्रप्रयाग के डीएम के द्वारा कि सारा मूवमेंट ऊपर रोक दिया गया था ऋषिकेश से ऊपर। अब समझने की बात यह है कि केदारनाथ में पिछले 1000 वर्ष में अगर आप देखिए, हमने तो पूरा उसका रिसर्च कर रहे हैं, कभी केदारनाथ कोई त्रासदी से नहीं उस पर कोई असर हुआ। और दुर्भाग्यवश इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जान माल की हानि हुई है, जो 4500 लोग करीब लापता हैं, शायद जीवित नहीं है, ये सब केदारनाथ में हुआ है। और केदारनाथ 11000 फीट की एल्टीट्यूड पे है। ये राज्य सरकार का जो हमारा जो फोरकास्ट था, पर्वत बारिश के नाम पे देखिए बाढ़ आती हैं, नदी में बाढ़ आती है, हिमाचल में भी आती है। जब घटना हो गई, जब घटना हो गई उसके बाद तो टोटल पैरालाइज हो गया। उसके बाद थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने भी की है जी। जब 16 जून को राज्य में 123 सड़कों के टूटने की जानकारी सरकार के पास थी, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं कि अधिकारी पहुंचे केदारनाथ। जब 18 तारीख को हवाई जहाज से तस्वीरें ली, तब जाए शायद आपको अंदाजा हुआ कि कितना भयानक ये घटना है। नहीं, 17 तारीख को जब घटना घटी, हमारा खुद का जो वहाँ का तहसीलदार था, जो आज शायद जीवित भी नहीं है, उसने वायरलेस से खबर कर दी थी। वो तो बेचारा खुद भी बह गया है। और केदारनाथ में ही करीब 40 लोग हमारे राज्य सरकार के, वो भी इसमें आहत हुए हैं। जब घटना घट गई 16 का, उसका तो सारा जो जहाँ थे वहीं रह गए। उसके बाद तो कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं। कहा ही जाता है कि आप 16 तारीख के और 17 तारीख बीच में आपने लोगों को इवैक्यूएट क्यों नहीं कर दिया। अब इतने बड़े राज्य में जब एरिया स्पेसिफिक नहीं है कि किस नगर में, किस ब्लॉक में क्लाउड बस्ट होगा, तो मैं कहाँ से किसको इवैक्यूएट कर दूँ। पिथौरागढ़, धारचूला, चमोली, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बहुत बड़ा इलाका है। इंप्रेशन ये है विजय जी कि आपको और आपकी सरकार को अंदाजा ही नहीं था। देखिए, एक रिपोर्ट मेरे पास में है जिसमें कहा कि शनिवार रात 8 बजे शुरू तेज बारिश हुई। रविवार सुबह 6:30 बजे तक केदारनाथ के आसपास सैलाब ने तबाही मचानी शुरू कर दी थी। बारिश लगातार जारी थी, लेकिन रविवार सुबह 7:45 बजे तक केंद्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में विजय बहुगुणा सरकार इस घटनाक्रम से अनभिज्ञ थी। नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात जो है मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा। खबर आ गई थी हम लोगों को कि 16-17 तारीख को बहुत नुकसान हो गया है। कनेक्टिविटी स्नैप हो गई थी, जितने भी टावर्स थे सब काम करना बंद कर दिया था उन लोगों ने, सारे टावर्स चले गए थे। और दूसरी बात ये कि जो रोड है वो पूरी की पूरी रोड लिंक ख़त्म हो गई थी। तो सिवाय हेलीकॉप्टर के कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि आप वहाँ जा कर के देख सके हुआ क्या। मोबाइल्स काम नहीं कर रहे थे। और सबसे पहले जो हेलीकॉप्टर गया है वो सिविल हेलीकॉप्टर गया। उसने वहाँ जाके, हमारे मिनिस्टर हैं हरक सिंह रावत, वो स्वयं वहाँ पहुँचे हैं और फिर वहाँ से हमने इवैक्यूएशन शुरू किया। तो हमको तबाही पता चल गई थी, लेकिन कितने इसमें लोग आहत हुए हैं और कितना बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो गया। मौसम इतना ख़राब था कि हेलीकॉप्टर भी सब जगह नहीं जा पाए। कब आपको अंदाज़ा हो गया था कि हाँ हालत बहुत ख़राब है? 17 तारीख को पता चल गया था कि केदारनाथ में बहुत ट्रेजेडी हो गई। एक रिपोर्ट मेरे पास में इसरो की जी, उसने कहा कि उनका जो सिस्टम है इसरो का, मॉसडैक जिसको सिस्टम कहते हैं, उसने वार्निंग दे दी थी 17 घंटे पहले और एग्जैक्टली वो जगहें उनके मैप में रेड की हुई थी कि इन जगहों पर फ्यूरी हो सकती है, इन जगहों पर पानी आ सकता है। देखिए, ये वार्निंग राज्य सरकार के पास नहीं आई। ये जो आप बता रहे हैं इसरो का, हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है, हमारे सैटेलाइट सिस्टम ने ये एरिया स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से आज भी जो भी हमारे
वेदर फॉरकास्ट हो रहे हैं उत्तराखंड में, दे आर नॉट एरिया और स्पेसिफिक। जिस समय तबाही का ये मंजर शुरू हुआ तो किसी तरह का कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं था। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आगे सड़क टूट जाए, पीछे सड़क टूट जाए, कोई कैसे राहत करेगा? हम क्या सिस्टम बना सकते? जब पूरा उत्तराखंड कट गया, लिंक्स रोड टूट गई, 200 पुल बह गए, 200 ब्रिजेस, करीब 1600 मार्ग एकदम ध्वस्त हो गए, तो आपका कोई भी सिस्टम आज आपका सिक्योरिटी है, मान लीजिए यहाँ से सड़क टूट जाए, पीछे सड़क टूट जाए, यहाँ पे नदी आ जाए, पीछे नदी आ जाए, क्या करेंगे आप? तो ये पूरा हिली टेरेन जिसको बोलते हैं कि पहाड़ धंस गए, जो नदी 35 फुट नीचे थी आज वो ब्रिज के ऊपर बह गई। आज ब्रिज 35 फीट नीचे पानी था, आज ब्रिज के ऊपर आ गया। तो इमीडिएट रिस्पांस ऐसी बड़ी प्रलय में हो ही नहीं सकता है, रिस्पांस में टाइम लगा, लेकिन 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर आर्मी रिक्वेजिशन हुई, आईटीबीपी रिक्वेजिशन हुई, एनडीआरएफ रिक्वेजिशन हुई, स्टेट सर्विस, और हम लोगों ने पूरा पुश किया, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि रास्ते नहीं थे सिवाय चौपर के। कुछ हमने तो लोग की दुख भरी कहानियां सुनी है, लोग भीगे हुए थे, ठंड जी, थी, बहुत। खाने को कुछ नहीं था, और बहुत सारे लोग की मौत इसलिए हुई क्योंकि उस मौसम की मार को वो झेल नहीं सके। खाने को नहीं था, कम से कम फूड पैकेट्स ही पहले 1-2 दिन में ड्रॉप हो सकते थे। मैं देखिए, उसके लिए भी चॉपर और वेदर चाहिए। आज भी हमारे करीब 400 गांव हैं, आज तो एक करीब 40 दिन बीत गए, आज भी रजत जी 400 गांव ऐसे हैं जहाँ पे के रास्ते नहीं हैं, और हम उनको सप्लाईज पहुँचा रहे हैं थ्रू हेलीकॉप्टर्स, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स, और वो हेलीकॉप्टर्स नहीं जा पाते क्योंकि मौसम ख़राब है। कितनी ख़राब मौसम में हमारे चॉपर्स फ्लाई किए हैं कि एक एयरफोर्स का चॉपर क्रैश कर गया, एक सिविलियन चॉपर क्रैश कर गया, डेथ्स हो गई, एक हमारा चॉपर प्राइवेट जो है वो गिरा लेकिन पायलट बच गया। तो आज लोग अपनी जान पे, आज जिस तरह का वहाँ पे मौसम रहा है, इस वक्त मानसून पीरियड हिल्स पे, मैं कहूँगा कि एग्जेम्पलरी सर्विस की है एयरफोर्स के और सिविलियन पायलट्स ने। ये जितना बड़ा आपका कमरा है, इससे छोटे इलाकों में लोगों ने अपने हेलीकॉप्टर उतारे लोगों को राहत पहुँचाने के लिए। तो परिस्थितियाँ भी समझना चाहिए, तो बहुत विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों में काम हुआ है, और सेना तक को पहुँचने में टाइम लगा। रामबाड़ा जो जगह है, सेना को भी वहाँ पहुँचने में कई दिन लग गए, सेना वहाँ नहीं पहुँच पा रही थी, और आज तक भी हमें इतनी दिक्कत हो रही है कि हम केदारनाथ तक का पैदल मार्ग नहीं बना पा रहे। तो एक जब पूरा इतनी बड़ी क्या कहते हैं, सारा पहाड़, सारी व्यवस्था चरमरा जाए तो रिस्पांस में टाइम तो लगेगा ना, इमीडिएट कैसे हो जाएगा? सिर्फ एक बड़ा सवाल ये है कि आपकी सरकार को संभलने में और प्लान करने में वक्त लगा, और वो जो 48 घंटे थे बहुत क्रूशल थे। अगर उस समय सरकार चेतावनी दे देती, उस समय सरकार अलर्ट होती, तो शायद जान बच जाती। अगर आप एक विचार है जो आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरा ये भी सोचिए कि जब सूचना आ गई, पूरे राज्य में त्रासदी हो गई है, ऐसी स्थिति में कहाँ क्या पहुँचाना है, प्लान करना पड़ता है, कैसे जाएंगे, कौन जाएगा, आर्मी कहाँ जाएगी, एयरफोर्स कहाँ जाएगा, आईटीबीपी कहाँ जाएगी। तो सारी प्लानिंग हुई, हम लोगों ने बैठ करके तब प्लान करके ये ऑपरेशन शुरू किए। इमीडिएट रिस्पांस आप कर नहीं सकते थे। एक तो आपको शायद ये भी नहीं पता कि हमारे उत्तराखंड में रेवेन्यू पुलिस है। ये पूरा पहला प्रदेश है पूरे देश में जहाँ अंग्रेजों के समय से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, 61% ऑफ माई पॉपुलेशन, वहाँ रेवेन्यू पुलिस है। एक लेखपाल और वो होता है आपका पटवारी, वो डंडे से लेके वहाँ कानून व्यवस्था देखता है, क्योंकि देवभूमि है, वहाँ क्राइम रेट कम है। अगर हमारे पास रेगुलर पुलिस फोर्स होती और पुलिस स्टेशन होते तो एक इमीडिएट रिस्पांस हो जाता। अब ये जनता का तो कसूर नहीं है कि आपका रेगुलर पुलिस नहीं वो है, इसलिए किसी को, जो लोग मरे उनका तो तकलीफ, उनकी नहीं, तो कसूर मैं नहीं है। आप अपनी डिफ़िकल्टीज आपके सामने प्लेस कर रहा हूँ कि वह वास्तविक स्थिति क्या थी। किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी त्रासदी होगी, लेकिन जो हमारा जो परंपरा चली आ रही है पिछले 100 साल से पर्वतीय उत्तराखंड में, हमारे पास पुलिस का नेटवर्क इंटीरियर्स में नहीं है। अब हमने कल प्रधानमंत्री से बात किया है कि हमको फेज आउट करने दीजिए, हमको रेगुलर पुलिस स्टेशन लाने दीजिए, क्योंकि वहाँ पुलिस फोर्स होंगे, वहाँ वायरलेस सेट्स होंगे वहाँ पे। तो अगर कभी, अब तो पता ही नहीं कब कहाँ क्या घटना घट जाए, तो इसलिए SDRF स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हम बना रहे हैं। सबक सीखा है हमने इससे, लेकिन उस दिन उस समय ह्यूमन एफर्ट कितना भी हो जाता, लेकिन कुछ ना कुछ समय तो आप कह रहे हैं कि अब पुलिस फोर्स भी बनेगी, अब डिजास्टर मैनेजमेंट भी होगा। मुझे एक शेर याद आता है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, और दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। देखिए, सुनामी आई, भूकंप आए, तो जब ऐसी त्रासदियाँ होती हैं तो फिर कमियां समझ में आती हैं, सामने आती हैं। कारगिल का युद्ध हुआ, उसको भी
हमको रिस्पांस करने में समय लगा। तो देखिए, कभी ऐसी सिचुएशंस डेवलप होती हैं कि ह्यूमन फैक्टर को टाइम लगता है, लेकिन जिस तरह का ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है कि 1,10,000 आदमियों के हम लोगों ने लिफ्ट किया, निकाला, 300-400 किलोमीटर उनको भेजा, और 10-15 दिन के अंदर इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन विश्व के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा, जो कि उत्तराखंड में हुआ कि 1,10,000 लोग निकाल के सुरक्षित घर पहुंचाए गए। ये भी तो एक पहलू है ना, दोनों पहलू। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने बहुत जबरदस्त काम नहीं, किया। आर्म फोर्सेस, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्म्ड फोर्स, आर्मी तो एक यहाँ से निकाला, यहाँ रख दिया, लेकिन यहाँ से लेकर उनको घर तक पहुँचाना, रोड पहुँचाना, उनको रास्ते में इंतजाम करना, उनको हर आदमी पैसेंजर को 2,000 रुपए दिए, फ्री ट्रेन टिकट दिया, सब तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। आपकी अदालत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर आरोप है कि इन्होंने राहत के नाम पर राजनीति की। जब राहत का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले तो आपने और आपके होम मिनिस्टर भारत सरकार से, शिंदे साहब, इन्होंने कह दिया कि कोई भी राजनेता वहां पर नहीं जाएगा, कोई वीआईपी नहीं जाएगा, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी वहां चले गए थे। नहीं, देखिए, एक बात मैं बहुत साफ करना चाहूँगा कि आपदा पे कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हुआ क्या कि जब ये आपदा आई, आप लोग भी सब यहाँ बैठे हैं, पहाड़ों पे हेलीपैड्स तो होते नहीं हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र ऐसे होते हैं कि वहाँ हेलीकॉप्टर्स नहीं उतर सकते। तो हम लोगों ने मेकशिफ्ट हेलीकॉप्टर्स बनवाए, हेलीपैड्स, और कोई चट्टान के पास, कोई नदी के तट पे, और इन हेलीपैड्स पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। तो प्रधानमंत्री जी आई, सोनिया जी आई, और उनसे ये अनुरोध किया गया कि आप उतरिए मत, आप एरियल सर्वे लीजिए और आप चले जाइए। राजनाथ सिंह जी बीजेपी के प्रेसिडेंट आए, उनसे भी कहा गया कि आप एरियल सर्वे लीजिए। गृह मंत्री शिंदे जी आए, उनसे भी कहा गया आप एरियल सर्वे लीजिए, लेकिन हेलीपैड्स को मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन राहुल गांधी से ये कहना भूल गया। रजत, वो विदेश से आए, हेलीकॉप्टर लेके गए और सीधे लैंड किए। रजत जी जो है घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता है मेरे पास। मेरे बात सुन लीजिए आप। देखिए, आप बहुत फेयर है। जिस दिन मोदी जी आए और मोदी जी ने राज्य सरकार को 5 करोड़ का चेक दिया, हमने उनका आभार व्यक्त किया। जिस दिन मोदी जी आए उसी दिन शिंदे जी भी थे, शिंदे जी भी नहीं उतरे। जिस दिन राहुल जी आए, दैट वाज अबाउट 6-7 days आफ्टर दिस इंसिडेंट, उस दिन जो हेलीपैड था, वो हेलीपैड यूज़ नहीं हो रहा था फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ वो उतरे हैं उस वक्त वो हेलीपैड यूज़ नहीं हो रहा था। अगर हेलीपैड यूज़ नहीं हो रहा है तो हमने उस दिन, उसके बाद कई लोग आए, आपके मैं सारे टीवी चैनल्स गए, सारे टीवी चैनल्स को हमने उतरने दिया, जाने दिया। तो राहुल गांधी एक एमपी है, सीनियर एमपी है, वाइस प्रेसिडेंट है। अगर उस वक्त वो एक हेलीपैड पे उतरे, क्योंकि वो तो 200 किलोमीटर गाड़ी से भी गए, उस दिन अगर आप ये कहते कि आपने उनको उतरने दिया और किसी दूसरे नेता को उतरने नहीं दिया, मैंने उमा भारती जी को जाने दिया, उमा भारती जी गई है। तो शिंदे साहब ने मना कर दिया, आपको जाना ही नहीं है। नहीं, बहुत लोग। राहुल जी थोड़ा देर से आए और देखिए, जब प्रधानमंत्री आ गए, मिसेस गांधी आ गई, होम मिनिस्टर आ गया, चीफ मिनिस्टर, तो एक पार्टी है, एक गवर्नमेंट है, और राहुल जी भी एक पार्टी के नेता हैं। लेकिन जिस दिन मैंने कहा कि जब हम लोगों ने वो जो केदारनाथ वैली है, जब केदारनाथ वैली में रेस्क्यू ऑपरेशंस ख़त्म हो गए, उस वक्त हमने हर आदमी को उतरने दिया, क्योंकि उसके बाद फिर हमको फूड ड्रॉप करना था, लोगों को रेस्क्यू नहीं करना था। और ये बात, आप इसको ज़्यादा लोग इसको गलत दृष्टि से देख रहे हैं। जब रोका गया था लोगों को, मोदी जी को, उस दिन सारे हेलीपैड्स पे रेस्क्यू ऑपरेशन। चलिए, मैं राहुल जी को लेकर आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। मजबूरी नहीं है, वास्तविक स्थिति है। लेकिन ये सच है कि नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा कि वो केदारनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं और आपने इनकार कर दिया। देखिए, केदारनाथ हमारी पहचान है, उत्तराखंड की हमारी अस्मिता है, और पूरे देश की भावना उससे जुड़ी हुई है। कोई एक व्यक्ति ये कहे चाहे, या कोई एक राज्य सरकार चाहे कि हम केदारनाथ बना देंगे, तो केदारनाथ तो उत्तराखंड की हमारी धरोहर है और राज्य सरकार सक्षम है। अभी तो पूरा केदारनाथ कम से कम आपका जो गेट है, इस गेट तक के मलबे में दबा हुआ है। हमने कहा हम उसको क्लीन करेंगे, साइंटिफिक ढंग से करेंगे, और जब हम नवनिर्माण करेंगे पूरे केदारनाथ के नगर का, उस वक्त भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी श्रद्धा या आस्था है, अगर वो मदद करना चाहेगा तो उसका स्वागत करेंगे। वो केदारनाथ के मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन जब प्रकाश सिंह बादल आए तो आपने उनसे कहा कि गोविंद घाट का जो गुरुद्वारा
डैमेज हो गया उसका पुनर्निर्माण वो ना कर ना रहे हैं। ना 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 नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। प्रकाश सिंह बादल जी जब आए, जो हेमकुंड साहब है, हेमकुंड साहब में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो गोविंद घाट पे जो गुरुद्वारा था, वही तो गुरुद्वारा तो हर जगह होते हैं, हमारे आश्रम होते हैं, धर्मशालाएं होती हैं, तो गुरुद्वारा जो है वहाँ पे गोविंद घाट पे, उसको उन्होंने कहा कि हम 3 करोड़ रुपए देना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप ट्रस्ट से बात कर लीजिए, क्योंकि वो एक ट्रस्ट है, जैसे कई हमारे संत समाज के लोगों के उनके आश्रम होते हैं। तो मैंने कहा आप ट्रस्ट से बात कर लीजिए, लेकिन चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, राज्य सरकार जनता के साथ मिलकर के मंदिर बना देगी। हम क्यों किसी से कहें कि आप बना दीजिए। ये तो जैसे एक बात है ना कि अपने सम्मान की बात है, और आप जानते चलिए, हैं मंदिर नहीं बनाने देते। गुजरात के एनजीओ आए थे लोगों का दाह संस्कार करने के लिए, उनको भी अटकाए रखा 15 दिन देहरादून में। अब क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, वो जो लोग आए थे वो केमिकल्स के साथ डिस्पोजल करने की बात कर रहे थे। जब सुनामी आई थी तो जो दाह संस्कार हुआ, कुछ केमिकल्स डाल दिए और बॉडी डिकम्पोज हो गई। वो हमने मना कर दिया बिल्कुल। हमने कहा कि जितने शव हैं, पहले तो बहुत दिक्कत से हमारे आर्मी के और एनडीआरएफ के लोग पहुंच पाए। हमने कहा उनका दाह संस्कार विधिवत होगा और हिंदू उससे संस्कारों से होगा। लकड़ी ले जाई गई और लकड़ी हमने फोटोग्राफ्स खिंचवाई हैं, और उसके बाद बाकायदा उनको गन सलूट करके उनके शवों का दाह संस्कार किया गया। इसलिए हमने उनको मना कर दिया कि हम केमिकल से हमने कि दाह संस्कार के बाद में लाशें अधजली वहाँ पड़ी रहीं। उसका रीज़न है, देखिए हमने आग लगाई, जला दी, वहाँ बारिश निरंतर हो रही थी। हमको कई शव तो जो है उनको 2-2, 3-3 बार प्रयास करना पड़ा कि हम इनका जो है दाह संस्कार कर दें, क्योंकि बारिश निरंतर हो रही है। अभी भी केदारनाथ में जब मैं बैठा हूँ वहाँ बारिश हो रही, तो ये समस्याएं थी। लेकिन हमने शंकराचार्य इस बात से काफी नाराज हैं कि जिस तरह से दाह संस्कार किया गया वो उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं। मैं मिला था शंकराचार्य जी को, और लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जब बारिश हो रही है और हम चिता पूरी नहीं जल पाई तो फिर प्रयास किया गया। और लकड़ी जो एयरफोर्स का जो चॉपर क्रैश किया, जिसमें 18-19 लोग मरे, वो लकड़ी लेके जा रहे थे, वो लकड़ी लेके गए थे केदारनाथ पहुंचाने। तो ऐसा नहीं है। एक सोचने की एक सोच होती है कि हमने, देखिए हम लोग सब हिंदू ही हैं और परंपराएं मानते हैं। इसमें हमारे जो एनडीआरएफ के लोग और जो हमारी पुलिस के लोग थे, एक डीआईजी हमारा डीआईजी कुंजवाल, वो खुद वहाँ रहा और सारा ऑपरेशंस किए गए। जो जितने भी शव थे उनका डीएनए लिया गया, उनके जो आइडेंटिफिकेशंस हैं उनके सब प्रिजर्व किया गया, और विधिवत उनको जो है हमने दाह संस्कार किया है। और आज कोई भी शव, चाहे रामबाड़ा हो, चाहे गौरीकुंड हो, चाहे गरुड़ चट्टी हो, कोई का शव आज इस वक्त विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा। और जो राहत सामग्री है उसके बारे में मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, उस पर लिखा कि गुजरात से जो राहत सामग्री आई वो देहरादून के रेलवे स्टेशन पर पड़ी रही। नहीं। देखिए, आप अगर बात करेंगे, पहली बात तो हर राज्य सरकार ने अपना अधिकारी देहरादून भेजा, और जितने राज्य सरकार के अधिकारी आए उन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि उन्होंने हमको लिस्ट दी कि उन राज्य से कितने यात्री आए थे, और हमने उनको अपने सचिवालय में एक्सेस दिया। और हर राज्य का अधिकारी, सीनियर ऑफिसर हमारे ऑफिसर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा था, और जितनी भी राहत सामग्री जो राज्य सरकार को दी गई वो तो हम बताने की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन कई संस्थाएं, कई एनजीओज़ हैं, वो अपना सामान लेकर के आए और उन्होंने जो है सामान बांटा है। वो ठीक है, हम किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया गया, डीएम को दिया, एसडीएम को दिया, वो बांटा गया। मैं बात कर रहा हूँ विजय जी राजनीति की, किस तरह से राहत को भी राजनीति का हिस्सा बना लिया गया। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये आरोप मैं कहूँगा बड़े सम्मान के साथ कि निराधार है। केवल हरिद्वार में एक पार्सल आया था, उसमें लिखा था आम आदमी की पार्टी आम आदमी के लिए। अब जब हमारी डीएम हरिद्वार आप उसको फ़ोन मिलाई, वो गई लेने के लिए, तो उसको कहा हम कैसे दे दें आपको, इसमें लिखा है आम आदमी की पार्टी आम आदमी के लिए, तो आप डीएम को हम कैसे दे दें। तो फिर उनको जाकर के बहस करनी पड़ी, एफिडेविट देना पड़ा, तब सामान मिला। बहुत आम आदमी का आपने रोक दिया, लेकिन ये कुछ तस्वीरें मेरे पास में जिसमें राहुल गांधी की तस्वीरें छपी हुई हैं पैकेट्स के ऊपर, ये कांग्रेस का सामान है। ये जो हमारी तो कांग्रेस का सामान जा सकता है, आम आदमी आम पार्टी का नहीं जा सकता। नहीं, किसको नहीं, डिलीवरी कौन देता है सामान। देखिए, अगर रेलवे स्टेशन पे कोई पार्सल आता है तो उसी को दे सकते हैं ना जिसका नाम होता है। तो उस पार्सल में गलती लिखा हुई थी। और ये जो आपने फ़ोटो दिखाई है, जो कुछ कांग्रेस के संगठन हैं उन्होंने जो राहत बांटी है, उन्होंने फ़ोटो लगाई है कांग्रेस के नेताओं की। जो दूसरे दलों ने बांटी, उन्होंने अपने दलों के नेता फ़ोटो लगाई। फ़ोटो तो हम आपकी भी लगाने को तैयार, आप राहत का सामान भेजिए वहाँ। अलग अलग राज्यों के लोग थे वहाँ पर, और आपने कहा कि
राज्यों को अपना अपना काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी? वो लोग नहीं, देखिए, नहीं, किस हद तक, एक खाली लिमिटेशन। मुझे तो सारे राज्यों के पत्र आए, धन्यवाद कि जिस तरह से हमने उनका सहयोग किया। कुछ राज्य ये चाहते थे कि हम अपना हेलीकॉप्टर ले आएँ और जो बद्रीनाथ में लोग फंसे हैं अपना हेलीकॉप्टर भेज के अपने राज्य के लोगों को बाहर निकालें। अब वो तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाता। देखिए, पूरे देश के लोग फंसे हुए हैं बद्रीनाथ में। अब अगर मानिए मध्य प्रदेश का हेलीकॉप्टर जाएगा या उड़ीसा का हेलीकॉप्टर जाएगा, भाषण देगा, वहाँ माइक पे बोलेगा उड़ीसा के लोग हेलीकॉप्टर में आ जाओ, वो तो हेलीकॉप्टर तोड़ देते हैं वहाँ लोग। तो मैंने कहा भाई हेलीकॉप्टर्स हमारे पास कमी नहीं है। एयरफोर्स के और सिविलियन हेलीकॉप्टर्स 50-60 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन कर रहे थे और हम हेलीकॉप्टर हम सबका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। आप जानते हैं वैली पतली है, हेलीपैड कुल 3 ही है, तो नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स ही फ्लाई कर सकते हैं ना। अब अगर आप 200 हेलीकॉप्टर भेज दो, उनको फ्लाई कहाँ कराएंगे? तो हमने उनसे कहा देखिए आप अपना हेलीकॉप्टर देना चाहिए तो राज्य सरकार को दे दीजिए, हम लगाते हैं, लेकिन हम राज्य वाइज लोगों को नहीं निकालेंगे। हम पहले जो महिलाएं उनको निकालेंगे, जो बीमार हैं बच्चे उनको निकालेंगे। लेकिन हम लोगों ने बात करी, आप सब जानते हैं मैं वकील भी रहा हूँ, जज भी रहा हूँ, और आज एक हाईकोर्ट जज के ऊपर एक जज बैठा हुआ है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए आज। आपकी अदालत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर इल्जाम है कि ये परेशान लोगों के आंसू पोंछने में नाकाम रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुगुणा जी जिनके लोग आज तक नहीं मिले। बहुत सारे लोग यहाँ स्टूडियो हमारे पास आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात तो है कि लोगों को ये नहीं आज तक मालूम है कि कितने लोग इस हादसे में मारे गए। नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ने कहा 11,000 लोग मारे गए, आपकी सरकार ने कहा 5,700 लोग मारे गए। हमको अंदाजा ही नहीं है कि क्या हुआ। किसी को पता नहीं था कि वहाँ कितने लोग थे, क्योंकि पंजीकरण नहीं होता था। अब हम करेंगे इस बात को। तो जो हमारे साथी भाई हैं उन लोगों ने आकर के जब त्रासदी हुई तो वो देहरादून आए, हरिद्वार आए, जगह जगह पे गए। हर राज्य सरकार के अधिकारी आके वहाँ बैठ गए थे और फिर हम लोगों ने कंप्लेंट लेना शुरू करी। हेल्पलाइंस खोली गई, पुलिस लाइन देहरादून में सेंटर्स बनाया गया, हरिद्वार में, वहाँ लोगों ने शिकायतें लिखी, फ़ोटोज़ दिए। जो लोग आज मिसिंग हैं उन सब के नाम आज वेबसाइट पे हैं, जो हमारे राज्य के थे या दूसरे राज्यों से आए। तो जो पहले आप लोग हमारे भाई बैठे हैं, आपके नाम, आपके राज्य की, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश जो सूची आई है उसमें ये नाम है कि नहीं, पहले आप इसको पता लगा लीजिए, वरना मैं पता लगा दूंगा आपके लिए। जो राज्य सरकार हमको सूची भेज रही है हम उसका सम्मान कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हम तो जानते हम नहीं। इनसे पूछेंगे, जी, लेकिन आपको मैं बताऊं कि मुझे वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नज़ारा याद है। लोग कोई पासपोर्ट साइज तस्वीर लिए हुए, कोई ग्रुप फोटो लिए हुए, कोई अपने भाई को ढूंढ रहा है, कोई माँ को, कोई बहन को, कोई किसी दोस्त को, और दूर दूर से लोग आकर, और उनका बात सुनने वाला कोई नहीं था। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हेल्प सेंटर्स बनी थी, हेल्पलाइंस चल रही थी और सारा प्रशासन, आप भी समझेंगे, उस वक्त राहत कार्य में लगा था। मेरे पास ऑफिसर्स की बहुत शॉर्टेज है, हर राज्य में ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, रेवेन्यू ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। तो सारे के सारे लोग उस वक्त रेस्क्यू में और रिहैबिलिटेशन में लगे थे। लेकिन जो पुलिस के लोग थे वो हेल्पलाइंस चला रहे थे और लोग जो फ़ोटो दे रहे थे वो परेशान हो रहे थे। वो वही चीज़ हरिद्वार में दिखा रहे थे, वही देहरादून में दिखा रहे थे, वही जोशीमठ। सीधा इन लोगों से पूछते हैं जो 2-4 लोग हैं। मैं 15 तारीख रात को 10:15 बजे मंदिर में था। 16 तारीख को सुबह 4 बजे दर्शन करके निकले। हम लोग 4 थे, मैं, विट्ठल महेश्वरी, मेरी वाइफ कांता महेश्वरी, मेरे साले केशर महेश्वरी जिनकी फ़ोटो मेरे पास है, और प्रेमलता महेश्वरी। जैसे ही हम निकले मेरे अंगूठे में चोट लगी और मुझे एक घोड़ा मिला। मैं 4,000 रुपये मांगे, मैं उस पर बैठ गया। मैंने कहा रामवाड़े में मैं अपनी पट्टी करा लूँगा। मेरा परिवार पीछे रह गया और रहने के बाद मैं रामवाड़ा क्रॉस कर गया और पता लगा जी बादल फटा, वो बह गए। और उसके बाद मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ नहीं, 7 दिन तक भूखा प्यासा जंगल में नींबू खीरे खाते हुए परेशान होते। इतना जमीन में गड़ा हुआ, मेरे सामने लाखों लाशें यूं गड़ी हुई, कोई बचाने के लिए वे 4 दिन तक लिया। ना दिल्ली की या शिमला सरकार ने मुझे पूछा, ना उत्तराखंड से कोई फोन आया। मैं रिपोर्ट करके आया हूँ, दर धक्के खा के आ रहा हूँ। और पूरे बुलेटिन, हिंदुस्तान, मर्केंटाइल, दिल्ली की सारी एसोसिएशन के अंदर सारे फोटो छपे, सबने मुझे सहानुभूति दी, पर आज तक किसी ने मेरे को सहानुभूति नहीं मिली। ब्रदर इन लॉ और इनके सिस्टर इन लॉ, उनके बारे में इनको आज तक कुछ पता नहीं। देखिए, जैसा मैं आपकी इस दर्द, मुझे आप हिम्मत रखिए, आपकी बात खाने के लिए नींबू खाए,
दस नींबू घास की रोटियां खाई, एक दूध की बोतल आई नीचे से 200 ग्राम की, वो बच्चे खड़े हुए थे, पापा हमें, हम बाबू दादाजी हमें दे दो। वो 6 बच्चों ने एक 50-50 ग्राम दूध पिया। हमें खाने के लिए कुछ मिला, हेलीकॉप्टर भेज रहा था, पत्थर नीचे पहाड़ों में गिर रहे थे, नदियों में गिर रहे थे, हमारे हाथ में कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया। किसी गवर्नमेंट में इंडिया के अंदर, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, किसी एमपी गवर्नमेंट ने, किसी गवर्नमेंट ने हमारी शांत हो जाइए, आप सुनिए, आपको कुछ कह रहे हैं पार्लियामेंट के सामने आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि किसी एक आदमी ने हमारी हेल्प आज तक नहीं करी। दर दर धक्के खाते हुए एक बुढ़ा आदमी कहाँ जाएगा? आप मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, आप बस सुन लीजिए। महेश्वरी जी, नहीं, ताली बजाने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। देखिए, इसमें कोई ताली की बात नहीं है। महेश्वरी जी, शांत शांत हो जाए, शांत हो जाए। अच्छा, शांत हो जाए। महेश्वरी जी, पहले तो सुनिए उनकी बात, कुछ कह रहे हैं। देखिए जी, इस आपका दुख, आपकी वेदना, पूरा ये सदन ही नहीं, हम सब आपके साथ हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब यश अपयश विधियात होता है, लेकिन हम आपको सराहते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने परिवार की पीड़ा को भूलते हुए उस वक्त आपने जो लोगों की मदद करी है, जिस तरह से आपने संकट में फंसे हुए बच्चों की मदद करी है, मुझे आप पे गर्व है। आप जान रहे थे कि वहाँ क्या परिस्थितियाँ, आप तो खुद वहाँ देख करके आए हैं। संभव नहीं था कि कोई वहाँ पहुँच सके। रामबाड़ा में लोग आज तक बड़ी मुश्किल से पहुँच पा रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि आप थे, आपने लोगों की जीवन बचाया। जो हेलीकॉप्टर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर जो वहाँ जो क्रैश किया, वो क्रैश किया, वो राज्य सरकार ने ही भेजा, हमने एनडीआरएफ के लोगों को भेजा, लेकिन उनको भी पहुंचने में समय लगेगा। अगर संक्षेप में बात समझें तो आप ये क्या करें? अब आपको कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ आया हुआ हूँ, आप मुझे ये नाम दे दीजिए जो आपके परिवार परिजन के नाम है, मैं इसको जाते ही चेक कर लूँगा कि हमारी जो मिसिंग लिस्ट है उसमें नाम है कि नहीं है तो मैं इनको जोड़ लूँगा। और आप जिस जनपद से आए हैं वहाँ आप मुझे दे दीजिए। इसमें आपका कांटेक्ट नंबर है ना? ठीक है, मेरा ऑफिस आपको कांटेक्ट करेगा। अगर ये सूची वहाँ से आ गई है, आपने ये बता दीजिए कि आपने इनकी रिपोर्ट हमारे राज्य में लिखाई कि नहीं लिखाई? हाँ, तो अगर देहरादून रिपोर्ट लिखी है, जो रिपोर्ट आपने लिखी है वो रिपोर्ट की कॉपी आपके पास नहीं होगी, लेकिन जितनी रिपोर्टें हमारे पास आई हमने उसको टैबुलेट करके। अब आप कह रहे हैं कि ये आपके पास जानकारी है, अब आप इनको संपर्क करेंगे और बिल्कुल जानकारी देंगे। आपको कल ही के अंदर मैं बता दूंगा कि ये नाम जो है उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश को भेजे होंगे। आप उत्तर प्रदेश की हम दे देंगे। नहीं, आपकी सूची उत्तर प्रदेश से हमारे पास आई है कि नहीं है हम आपको बता देंगे। नहीं आई होगी तो हम चीफ सेक्रेटरी को मार्क करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश हमको भेज दे, और जो मिसिंग लोग हैं उनकी सूची में उनके नाम चले जाएंगे। और जो भी हमने ईश्वर से तो हम किसी को डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते क्योंकि हमको कानून इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम प्रिज्यूम टू बी डेड, मतलब कि शायद वो अब जीवित नहीं है, हम आपको एक प्रमाण पत्र दे देंगे, एक फॉर्म है जो आपको भर के भेजना पड़ेगा, और आपके राज्य सरकार से आपको आपके घर पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए राहत राशि मिल जाएगी। और भी 2-4 लोग हैं, संदीप बंसल हैं। हाँ, आप महेश्वरी, हम आएंगे, आप अभी बाकी लोगों की भी बात सुन लें। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, जो भी है मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मेरा टेलीफोन डायरेक्ट नंबर लिख लो आप लोग। कोई भी मुझसे बात करना चाहे 7500 800 तुरंत ये फ़ोन मेरे पास रहता है। इस वक्त तो बंद है इनके डर के मारे। आप मुझे फ़ोन पे SMS कर दीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर आपको जो आपकी क्वेरीज हैं सब आपको बता दूँ। संदीप बंसल, मेरे मम्मी पापा गए थे केदारनाथ। कहाँ के रहने वाले हो बताओ? दिल्ली के रहने वाले? हाँ, मेसरी जी दिल्ली के हैं। अच्छा जी। तो 16 तारीख से कुछ नहीं पता जी इनका, और सब जगह हुआ है। हम आप ये आखिरी बार आपकी इनकी बात कहाँ हुई थी? मेरी 15 तारीख की रात को हुई थी केदारनाथ। हाँ, तो केदारनाथ ही तो सही। तो 16 उतराई कर रहे थे ये। हाँ, उतराई शुरू कर दी थी इन्होंने। हाँ, तो रामबाड़ा भी सारा खत्म हो गया ना। आपने FIR कर दी इनकी? हाँ, ऋषिकेश करवाई कोतवाली। तो दिल्ली प्रदेश की जो सूची आई है, दिल्ली में यहाँ कोई FIR नहीं लिख रहा जी। है एप्लीकेशन लिया खाली चौकी के अंदर, थाने के अंदर। आप मुझे दीजिए, लाइए दे दीजिए। नहीं, इनके भी वो लिखे हैं पीछे? जी हाँ, पीछे लिखा हुआ है, पूरी डिटेल्स पीछे लिखी है। अशोक कुमार, मैं अशोक कुमार, मेरी मदर कृष्णा देवी केदारनाथ के लिए गए हुए थे और वो अब तक नहीं वापस लौटे आप हैं। कहाँ के रहने वाले?
दिल्ली के रहने वाले अच्छा, हैं। सब दिल्ली के हैं, अच्छा। हाँ जी। मैं आपसे एक बात अपनी कहना चाहता हूँ, जैसे जो लोग अभी तक नहीं लौटे हैं, आपने जो वहाँ पे शवदाह संस्कार किए हैं, आपने उनकी कोई निशानदेही हाँ, करी बिल्कुल है? बिल्कुल, डीएनए प्रिजर्व किया है हाँ जी। और उनकी जो भी ज्वेलरी थी, घड़ी थी, सब निकाल के रखी हुई है और डीएनए प्रिजर्व कर दिया है। सर, अगर आपने ऐसा किया है तो इसकी जानकारी मैं कहाँ से मिलेगी? आपको और जो हमारे जो डीआईजी हैं, आप मुझे अपना वो दे दीजिए, नाम, पता। हाँ जी, और अभी तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अभी पूरी हमारा एक जो चल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म होने दीजिए। लेकिन डीएनए प्रिजर्व्ड है, साइंटिफिक ढंग से प्रिजर्व्ड है, उनके आर्टिकल्स भी रखे हैं। और हम ये करेंगे कि जिसके जो सामान मिले हैं उसको हम एक दिन वेबसाइट पर डालेंगे, ताकि आप लोग उसको पहचान सकें। क्योंकि बहुत लोगों के सामान मिले हैं, तो अगर हम उनको वेबसाइट पर डाल देंगे, कुछ दिनों में डालेंगे, तो आप पहचान सकते हैं कि घड़ी, ये अंगूठी, ये नेकलेस आपके परिवार का है कि नहीं। हम वेबसाइट पर डाल देंगे। नहीं सर, जैसे आप कह रहे हैं डीएनए टेस्ट आपने करा है। डीएनए प्रिजर्व किया है। अच्छा, तो उसकी फिर हम आपसे कैसे जानकारी लेंगे? अब देखिए, वो तो आपको वहाँ आना पड़ेगा, अपना डीएनए देना पड़ेगा, फिर डीएनए मैच होगा। 4500 लोग खोए हुए हैं। बॉडीज़ देखिए हमको नहीं मिली हैं सारी, हमको जो बॉडीज़ मिली हैं उन्हीं का हमने डीएनए प्रिजर्व किया है। जो बॉडीज़ बह गई हैं, जो बॉडीज़ अभी भी केदारनाथ में जो भवन है, करीब 200 भवन है, वहाँ 12-14 फीट मलबा है। अभी भी हमको आशंका है कि कुछ बॉडीज़ उस मलबे में होंगी, लेकिन वो जो मोरेन है वो पत्थर हो गया है और हम वहाँ मशीन नहीं ले जा पा रहे हैं मौसम के वजह से। वो भवन अभी हमको तोड़ने हैं। जब भवन तोड़ेंगे उसमें से भी कुछ सब आशा की जाती है शायद मिल जाए, तो उनका भी हम डीएनए करेंगे। जब हम डीएनए प्रिजर्व कर लेंगे, आर्टिकल्स प्रिजर्व कर लेंगे, हम उसको पब्लिक नोटिस देंगे, छपाएंगे और कुछ समय बाद आकर के आप मैच कर पाओगे। सर, ये कार्रवाई कितने समय तक लग सकता है इस कार्रवाई में? देखो, जब तक कि अभी तो हम केदारनाथ में मशीन्स नहीं उतार पा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं, लेकिन मौसम खराब है। आप ये कह रहे हैं कि जब सब पूरा हो जाएगा, उसके बाद पूरा हो जाएगा, हम वेबसाइट पर डाल करके सारे जितने फोटोज भी, हम चित्र भी खींच रहे हैं, लेकिन बॉडीज बहुत डिकम्पोज्ड हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो भी हमको आर्टिकल्स मिल रहे हैं, डीएनए मिल रहे हैं, हम सब प्रिजर्व करेंगे और उस वक्त एक स्पेशल सेल बना देंगे देहरादून में, जहाँ पे आप लोगों की मदद भी होगी और आपको सारी जानकारी दे देंगे। लेकिन अभी 15 दिन रुक जाओ। आशीष की मानी, हाँ बताओ। जो आप क्लेम जो कह रहे हैं वो तो बाद में मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। अभी फिलहाल बट ये है कि जो भी सेविंग्स हैं फादर की, वो फादर के नाम से ही हैं, और जो भी बैंक है, अगर हम प्रोसीडिंग करना चाहते हैं तो उनको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वो यही उसके लिए मैं ये मांग रहा था। जो यही रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको राज्य सरकार से आएगा कि आपके जो फादर हैं ये मिसिंग है और उनको राज्य सरकार ने मिसिंग मान के कंपनसेट कर दिया है। वही लेटर ऑनर करेगा बैंक, वही लेटर ऑनर करेगा आपके इंश्योरेंस कंपनीज। तो वो आपको लेटर आएगा ना, उसी के साथ क्या है कि जो भी और जो सक्सेशन सर्टिफिकेट पा रहा हो तो लीगल एडवाइस ले लो, लेकिन जो आपके इंश्योरेंस के क्लेम्स हैं और जो आपके बैंक के ऑपरेशंस हैं, वो आपको राज्य का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको इजी हो जाएगा, काम हो जाएगा। इनको दे दीजिए। ये सब जो कार्रवाई है ये सब होती रहेगी। आप भी जानते हैं सरकार में कितनी देर होती है और हम इस देरी को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुख गए, हमारी जिंदगी वहीं की वहीं थमी हुई है साहब। आज हम 16 तारीख में ही बैठे हुए हैं। हमें इससे आगे आने के लिए, जैसा भाई ने कहा कि वो सर्टिफिकेट पिताजी की सेविंग्स हैं, हो सकता है भाई बेरोजगार हो, हम लोग मदद कर रहे हैं बच्चों की, लेकिन वो सर्टिफिकेट बहुत जल्दी चाहिए। आप अपना चेक थोड़े दिन बाद दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेसिक सवाल है सबका यही है कि अब जो सरकारी कार्रवाई है वो वक्त पर हो, हर जगह इशूएबल कंप्लेंट है, एफआईआर है, लिस्ट में भी नाम है। आपकी जो है पीड़ा है, जो दुख है, उसके साथ मैं भी शरीक करता हूँ अपने को। कुछ लीगल कार्रवाई होती हैं, अगर उसमें कमी, उसमें खामी रह जाएगी तो आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। सर, हमारी राज्य तो जल्दी हो सकता है। आप जानते हैं मैं खुद ही सुप्रीम कोर्ट का वकील रहा हूँ, जज रहा हूँ, तो मैं सारा कानून समझता हूँ। मैं ऐसा पुख्ता काम करूँगा कि आपको फिर कोई परेशानी नहीं आने वाली। थोड़ा सा मैं ये अभी 30 दिन खत्म हो गया, आपकी राज्य सरकार की सूची आई हुई है मेरे पास। जैसे ही ऑथेंटिकेट हो जाती है, हम तुरंत कंपनसेशन की राशि और उनको मानते हुए लापता राज्य सरकार को भेज देंगे। आपकी जो हरियाणा की गवर्नमेंट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको चेक देगा और सर्टिफिकेट देगा। वही सर्टिफिकेट और चेक से आपके सारे काम हो जाएंगे जो आपको चाहिए। विजय जी, कुछ लोग तो यहाँ आए हुए हैं जो अलग अलग राज्यों के, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडियो मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी बात सुन रहे हैं। देश भर से लोग थे जिनके परिजन उनको नहीं मिले हैं। उन लोगों को आप क्या कहेंगे, किससे संपर्क करें, वो जानना चाहते हैं। मैं तत्काल जिस राज्य सरकार से हैं, अपने राज्य के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ सेक्रेटरी को संपर्क कर लें।
पहले सुनिश्चित कर लें कि उनके अब नाम। कौन आम आदमी राज्य में चीफ सेक्रेटरी को कांटेक्ट कर सकता है, ये तो आप भी कांटेक्ट जानते माने क्या, उनको पत्र भेज दें, कॉपी मुझे भेज दें। कोई भी जो लगता है कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है वो सीधा चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के पास भेज दे। जैसे ही लिस्ट पे नाम आ जाता है एक और इंडेमनिटी बॉन्ड आप जमा कर देंगे, निश्चित तौर पे आपको राज्य सरकार से हर राज्य सरकार राहत भी देगी। और वो जो सर्टिफिकेट, राहत की ज्यादा चिंता लोगों को नहीं है, लोगों को चिंता है कि उनका पूरा काम नहीं राहत। देखिए, अपने परिजनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उस राहत के साथ ये साबित हो जाता है कि वो नहीं रह गए, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स उसको मान लेंगे। तो वो चेक जरूर लीजिएगा, कृपया करके वापस मत कीजिएगा। पत्र जाएगा आपके पास, वही पत्र और वो चेक इस बात का प्रूफ होगा कि शायद वो इस दुनिया में नहीं है, और आपको इंश्योरेंस क्लेम, बैंक का काम सब हो जाएगा। मैं अपने राज्य में तो बहुत गति कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे मुख्यमंत्रियों से भी मैं पत्र भेजूंगा। मैंने आप लोगों की बात सुनी है, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और निश्चित तौर पे हम एक्सपेक्ट करेंगे। आप सबको तो मैं सूचना दे दूंगा स्वयं जो मुझसे मिल रहे हैं, लेकिन सब चीफ सेक्रेटरी से कहूँगा कि आप अपनी लिस्ट डिस्प्ले कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट्स में और स्टेट्स में, ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनके नाम इंक्लूडेड शामिल है कि नहीं होंगे तो मैं शामिल करवा दूंगा जो मुझे देंगे। सर मेरे पेरेंट्स को 16 तारीख से 3 दिन पहले, 16 जुलाई से 3 दिन पहले त्रियोगी गांव त्रिजुन नारायण मंदिर वहां तक देखा गया है सर। और उन्हीं के ग्रुप बस गई थी एक यहाँ से हरिद्वार से, तो उसी बस में से एक आदमी ने आके हमें बोला है। तो सर उसके बारे में कुछ पता करवाइए सर। हमारे पेरेंट्स, हमारे मतलब कुछ मेरे भाई और ये लोग गए थे वहाँ तक, लेकिन गुप्तकाशी से आगे जाने के लिए उन लोगों को रास्ता वगैरह नहीं मिल पाया। देखो बेटा, हमने, आर्मी ने, एनडीआरएफ ने, आईटीबीपी ने, पुलिस ने, हमारी पूरी जितनी है रास्ता, चाहे गुप्तकाशी हो, चाहे गौरीकुंड हो, केदारनाथ तक, सारा हेलीकॉप्टर से हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है सर्वे कर लिया है, निरीक्षण कर लिया है। वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है जो कि वहाँ पे इस वक्त हमको लेकिन मिला। सर वो गांव काफ़ी आइसोलेटेड है। नहीं, सुनो ना, हर जगह गौरी गांव भी लोग जा चुके हैं, गरुड़ चट्टी जा चुके हैं। तो अब हम लोगों ने वो पूरा इलाका, क्योंकि हम राहत का कार्य बांट रहे हैं, आर्मी ने इस वक्त कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है। अगर वहाँ से बाहर निकल आया तो अगर आप मुझे उनके नाम और फोटोग्राफ्स दे देंगी। सर मैंने नाम दे दिया सर। उस आदमी ने हमें पूरा बताया कि ये लोग किस तरीके से वहाँ तक गए देखो हैं। मैं बताऊँ, हमको रोज़ ऐसी एक भी बात आपके चैलेंज करना चाहता हूँ कि कई लोग फ़ोन करते हैं और मेरे पास लोगों की सूचना आ रही कि साहब कोई कह रहा है, मुझे पास हरियाणा से लोग आए थे कि 8 आदमी हमारी इस जगह देखे गए, कोई कहता है 5 आदमी देखे गए। अब ये कुछ लोग कह रहे हैं, ये भी सावधान करना चाह रहा हूँ कि कुछ पैसे दे दो तो हम तुम्हारे घर वालों को ढूंढ के ले आएंगे। कतई इस तरह के बातों में विश्वास मत करना। अगर कोई आपको कहता है कि उसने आपके परिजन को देखा है, उसका नाम और नंबर आप मुझे दे दीजिए। आपके पास मेरा नंबर सबको दिया है मैंने, आप मुझे SMS कर दो, इस नंबर से फ़ोन आया है। मैं पुलिस से चेक करा लूँगा कि ये आदमी कौन है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कहाँ का ये आदमी है। लेकिन निश्चित मानो कि अब इस वक्त कोई भी यात्री, श्रद्धालु रामबाड़ा से लेकर के पूरे केदार वैली में, बद्रीनाथ में नहीं है। लोग जा चुके हैं घर। कोई वहाँ पे, हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर है, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग जो वहाँ हैं, अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो उसका नाम और उसका नंबर हमको SMS कर दो, मेरे पुलिस अधिकारी सब पता लगा लेंगे। यदि आप आना चाहो, आप जाना चाहो वहाँ, तो मेरी दिक्कत ये है कि आप वहाँ पे रास्ते टूटे हुए हैं, रास्ते बने हुए नहीं हैं। मैं हेलीकॉप्टर्स हमारे जो हैं, मैंने हरियाणा के एक टीम आई, मैंने 6 घंटा उनको चॉपर दिया और वो घूमते रहे, लेकिन वहाँ नहीं है। अब वहाँ इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तराखंड में जो प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ कोई श्रद्धालु यात्री नहीं है इस वक्त है। सर लेकिन ये त्रियोगी गांव काफ़ी अलग है। एक मिनट उनको बात करने दीजिए। सर ये त्रियोगी गांव जो है ये काफ़ी आइसोलेटेड बताया जा रहा है। नहीं, त्रिजुगी नारायण जो गांव है वो आइसोलेटेड नहीं है, और वहाँ से तो हमारी इस वक्त आर्मी पैदल चल रही है। वहाँ पे हमारे NDRF के जवान हैं, क्योंकि केदारनाथ में काम चल रहा है। लेकिन आप जाना चाहोगे, कोई भी व्यक्ति अगर जाना चाहता है, स्वाभाविक है, अगर मुझे पता चलेगा मेरी परिजन यहाँ पे आखिरी देखे गए, लेकिन अभी बारिश बहुत तेज़ है, अभी मत आना। सम्मान के लिए, श्रद्धांजलि के लिए मैं ज़रूर जितने लोग हैं आपके पूरे भारत के, उनको अवसर दूंगा और उनको वहाँ जाने दूंगा। लेकिन अभी 15-20 दिन। विजय जी, सच तो ये है कि हमारा कोई परिजन जो नहीं मिला है, चाहे अभी तो 45 दिन हुए हैं, चाहे साल भर हो जाए, निश्चित हमारा दिल, हमारी आत्मा कभी स्वीकार नहीं करेगी कि वो नहीं है दुनिया में। नहीं, लेकिन अगर वो जगह देखना चाहें जहाँ वो थे,
तो मैं ज़रूर आपको आने दूंगा, लेकिन बारिश के बाद। अभी तो बहुत बारिश हो रही है, बहुत वहाँ संभव नहीं है क्योंकि रास्ते नहीं बने हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी। सिर्फ एक विश्वास लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से उन लोगों को ढूंढने में कोई कोर कसर बिल्कुल बाकी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं है। और कहीं अभियान कोई बीमार है, देखिए, कहीं मैंने क्या कहा, मैंने आज तक उनको मृतक नहीं मान रहा, इसीलिए कह रहा हूँ। हो सकता है पहले हमारे पास सूची ज़्यादा लोगों की थी, फिर वो कम हुई, कुछ लोग पहुँच गए घर, कुछ लोग कम हो गए। तो लाइफ में ऐसा होता है कभी कभी कि हम सोचते हैं कि आदमी नहीं है, लेकिन आ जाते हैं। किसी का भी परिजन मिलेगा, जितनी प्रसन्नता आपको होगी उससे ज़्यादा प्रसन्नता और खुशी मुझको भी होगी। मैं मदद करूँगा आपको। उम्मीद करते हैं विजय जी कि इन लोगों का कम से कम जो एक्सपेडाइट आप कह रहे हैं इस तरह से बिल्कुल होगा। बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। आप 30 दिन का और समय दीजिए, 30 दिन के अंदर आने वाले समय में सब पूरी औपचारिकता पूरी हो जाएगी। आपकी अदालत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर आरोप है कि उत्तराखंड के पुनर्निर्माण के लिए इनके पास कोई सुनिश्चित प्लान नहीं है। विजय जी, सच ये है कि क्या होगा, उत्तराखंड कैसे बनेगा, इसके बारे में न सरकार ने न कुछ कहा है, न जनता को कुछ मालूम है। एक असमंजस की स्थिति है। देखिए, त्रासदी मनुष्य को सिखाती है, और आज मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि जो देवभूमि उत्तराखंड है, इसका जो भी पुनर्निर्माण होगा वैज्ञानिक ढंग से होगा। लोगों के, हम जो जितने भी विशेषज्ञ हैं, हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, GSI जिसे बोलते हैं, हमारा जो है वाडिया हिमालय इंस्टीट्यूट है, IIT रुड़की है, जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उनसे राय करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। हम ऐसा रास्ता बनाएंगे कि हर मंदिर में, हर धाम में आने का रास्ता अलग हो, जाने का रास्ता अलग हो। वहाँ केबल कार्स हों जहाँ से हम इवैक्यूएट कर सकें। हमारे उत्तराखंड में अब मैं कम से कम 100 जगह अभी से हेलीपैड्स बनवा रहा हूँ, ताकि कभी, अब पता ही नहीं कब क्या हो जाएगा। तो अब जो भी बनेगा बहुत ही सुसज्जित ढंग से उसका निर्माण करेंगे। केदारनाथ में भी जो नया केदारनाथ बनेगा, भव्य बनेगा। मंदिर के आसपास हम कुछ बनने नहीं देंगे। यात्रियों को रेगुलेट करेंगे, उनका पंजीकरण करेंगे। लेकिन आप कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे केदारनाथ को लेकर के? मंदिर में जल्दी सफाई हो जाए, जल्दी पूजा हो जाए। देखिए, इसको लोगों ने एक विषय बना दिया है, और आज मैं स्वयं दबाव में हूँ। मैं इस बात को स्वीकार करूँगा कि मंदिर में पूजा होनी चाहिए। मंदिर की सफाई में मैं खुद गया, और जिस रास्ते से मैं गया वो नदी पार करके, और SSP ने मुझे, उसने सोचा उसकी नौकरी ना जाए। मेरे पास वो तस्वीर है उस जिस रास्ते से आप गए हैं। ये कोई अच्छा रास्ता नहीं, अच्छा काम नहीं किया आपने। SSP ने चिट्ठी भेजी मुझे कि आप अपने रिस्क पे जा रहे हैं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं वहाँ गया। इसमें तो आप दिख रहे हैं तस्वीर में, कभी भी पाँव फिसल सकता है। और इसी पटरे पे चल के कल हमारा एक अधिकारी की मृत्यु हो गई। तो हम देश की भावनाओं से जोड़ते हैं अपने को। मंदिर में पूजा जल्दी शुरू हो, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी वहाँ पे भवन गिरने हैं, बारिश बहुत चल रही है। कल देहरादून में मैंने मंदिर समिति की बैठक बुलाई है, शंकराचार्य भी आएंगे। जो तिथि वो कहेंगे, मैं रजत जी व्यवस्था कर दूंगा कि वहीं रह करके वो पूजा शुरू कर सकते हैं जब तक केदारनाथ का कपाट है। और लेकिन श्रद्धालुओं से अनुरोध करूंगा कि वहाँ अभी जाने का प्रयास ना करें। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो शिला, वो पत्थर चट्टान जिसकी वजह से केदारनाथ का मंदिर बचा, क्या उसको प्रिजर्व किया जाएगा? बिल्कुल, वो तो जो है वो दैविक, मैं कहूँगा दैविक शक्ति है जिसने मंदिर को नुकसान होने से बचाया। मेरे ख्याल से जितना बड़ा ये आपकी वॉल है, इतनी बड़ी शिला है जो मंदिर के पीछे आकर के रुकी है, और वो तो शिला खुद ही पूजनीय हो गई है, और उस शिला को वहीं रहने देंगे, और हम उसको नहीं हटाएंगे, नहीं तोड़ेंगे। और लेकिन अब जो पीछे से जो उस पर जो मलबा आता है, हमको प्रोटेक्शन वॉल बनाने पड़ेगा। इस बात की क्या गारंटी है कि अब फिर से जगह जगह अवैध बिल्डिंग नहीं बन जाएंगी, होटल नहीं बन जाएंगे? वो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, नदी तट पे निर्माण नहीं होने देंगे। कोई निर्माण किसी बाईलॉज के विरोध में नहीं होने देंगे, और सख्ती से इसको कानून को लगाएंगे। लेकिन एक आपको भी बात समझना पड़ेगा, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो नदियाँ अपना कोर्स बदल रही, जो नदी जा रही थी पूर्व पहुँच गई पश्चिम। अब ये नदियाँ किस तरह से इनका जो है, इनका जो धारा है, प्रवाह है, उसको सुरक्षित रखें, वो अपनी धारा प्रवाह ना हटें। जो फ्लड कंट्रोल में इस वक्त हमको बहुत पैसे चाहिए, फ्लड कंट्रोल करना है, खेती कट रही है। हमने प्रधानमंत्री जी से 300 गांव ऐसे हैं
भाइयों जिनको हमको वहाँ से हटा देना है, क्योंकि वो भूस्खलन में आ गए। और 300 गांव को वो लड़का है उत्तराखंड का समझता है, 300 गांव रिलोकेट करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन देश की तमाम संस्थाएं हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, आपसे भी बात हुई है, जो गांव को लेने को तैयार हैं, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्लान्ड उत्तराखंड बनेगा और आने वाला उत्तराखंड ऐसा होगा कि 100, 200, 300 साल तक के लिए भी फिर किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। और जो हमारे लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, देखिए हमारी तो सारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पे है। लोगों को तो लगता है कि पूरे उत्तराखंड में इतनी तबाही है, अब शायद कोई उत्तराखंड जाएगा नहीं। नहीं, बिल्कुल। देखो, आप सबसे अनुरोध है, पूरे देशवासियों से है कि आपका स्नेह और भावना उत्तराखंड के साथ है, देवभूमि वीरभूमि के साथ है। नुकसान ऊपर के इलाकों में हुआ है, मसूरी है, आपका नैनीताल है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये तो बिल्कुल सुरक्षित है, जितना दिल्ली सुरक्षित है, जितना लखनऊ सुरक्षित है। लेकिन ऐसा भय का वातावरण हो गया है जिससे हमारी पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री हिट हो गई है, सारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर हिट हो गया है। तो हम तो चाहेंगे कि लोग आएँ, और जब आप आते हैं तो मदद करते हैं आप उत्तराखंड। लोगों का विश्वास विजय जी तब बढ़ेगा जब आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि आप नई व्यवस्था में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, रडार्स का इस्तेमाल करेंगे, सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे। आप जो कह रहे हैं इसरो की रिपोर्ट आप तक नहीं आई थी, ऐसी स्थितियों की ये रिपोर्ट्स आप तक आए। देखिए, पूरा हिमालय के लिए एडवांस वार्निंग सिस्टम्स की ज़रूरत है। कल हमने इस बात को भी बैठाया प्रधानमंत्री जी के साथ। एडवांस वार्निंग सिस्टम्स आएँ, टेक्नोलॉजी है, हम भूकंप क्षेत्र में हैं, हम सिस्मिक जोन में हैं, तो साइंस की मदद चाहिए, टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए। और कई विशेषज्ञों को हमने अपने साथ लगाया है जो हमको राय देंगे पुनर्निर्माण में, रोड्स कैसी बने, वहाँ पे टनलिंग हो, नदियों के बारे में, स्कूल्स के बारे में, पेयजल के बारे में। तो एक पूरा नया, मैं कहूँगा, उत्तराखंड उभरेगा, जो कि आपकी आशाओं का और देशवासी जिस तरह का चाहते हैं उनकी मान्यता सम्मान करते हुए, पर्यावरण विशेषज्ञों से राय करके और जो बाकी भूवैज्ञानिक उनकी राय से ही मैं निर्माण करूंगा। सुरक्षित उत्तराखंड आप वादा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी संख्या में लोग देश भर में मदद करना चाहते हैं। अब लोग उत्तराखंड की त्रासदी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। अब ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा है? जो मदद करना चाहते हैं, मेरा अनुरोध है कि संपर्क करें राज्य सरकार से। हमारे यहाँ कई स्कूल भवन टूट गए हैं, पेयजल लाइनें टूट गई हैं, कम्युनिटी हॉल्स टूट गए हैं, अस्पताल टूट गए हैं। आप आइए, अपने खर्चे से उसको बना दीजिए, हम आपको इजाज़त दे देंगे। अपना नाम लगाना चाहिए, नाम भी लगा लीजिए आप। तो आप आएँ और स्वयं मदद करके आप स्कूल्स की बिल्डिंग्स बनवा दीजिए, आप कम्युनिटी हॉल्स बनवा दीजिए, हमारे जो अस्पताल की बिल्डिंग्स टूटी बनवा दीजिए, आप मशीन्स दे दीजिए हमको, अल्ट्रासाउंड्स की दे दीजिए हमको, आप हॉस्पिटल्स में मदद कर दीजिए। लेकिन कंबल और ये खाने का सामान, बर्तन, ये मत भेजिए, क्योंकि ये वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी पहुँचा दिए हैं। और जो भी आप मदद करना चाहते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर लीजिए। आप मेरे दिल्ली में हमारा उत्तराखंड निवास है, वहाँ पे मेरे रेजिडेंट कमिश्नर, हमसे बात कर लीजिए। और आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। और लोग सिर्फ एक विश्वास चाहते हैं कि जो भी मदद वो करें वो सही जगह पहुंचे, तो नहीं, उन लोगों तक पहुंचे जिनको वाकई में उसकी जरूरत है। आप किसी को पैसा मत दें, आप स्वयं इकट्ठा करें और स्वयं आकर के अपने हाथ से निर्माण करके हम पे आभार करें, हम आपका धन्यवाद देंगे। आपकी अदालत में आज हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से पूछा उत्तराखंड की त्रासदी के बारे में, उनके रिकंस्ट्रक्शन प्लान के बारे में, और जो लोग अपने परिजनों को खो बैठे हैं उनके बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज मधुकर उपाध्याय के फैसले का। अदालत ने श्री विजय बहुगुणा के सारे जवाब बहुत ध्यान से सुने और वो उनसे लगभग संतुष्ट है कि उनके उत्तर से कि ये एक प्राकृतिक आपदा थी जिसे राज्य सरकार क्या कोई भी सरकार नहीं रोक सकती थी। लेकिन यह संतुष्टि सिर्फ लगभग है, पूरी संतुष्टि तब होगी जब इसके लिए वो सारे काम भी राज्य सरकार कर सकेगी जिसको इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। मसलन जंगलों की कटाई रोकना, नदियों के किनारे मकान बनने देना, होटल बनने देना, उत्खनन पर किसी तरह की पाबंदी कायदे से न लगा पाना, ये जो व्यवस्थाएं हैं वो करनी होंगी। केदारनाथ धाम के बारे में अदालत उम्मीद करती है कि जल्द से जल्द वहाँ उसकी गरिमा बहाल होगी, आस्था का वो केंद्र फिर से स्थापित होगा। लेकिन उससे भी अधिक ज़रूरी अदालत को लगता है कि आम लोगों की भावना
और आम लोगों की आस्था और उनकी सुरक्षा पर राज्य सरकार ध्यान दे, जो भी श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो शिव का वास है और शिव का अंश हर श्रद्धालु में है। हम इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा एक सुरक्षित उत्तराखंड बनाएंगे, ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे जिसमें पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा, जिसमें जनभावनाओं का ध्यान रखा जाएगा, लोग की श्रद्धा का ध्यान रखा जाएगा। हमारी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।